के गठन के बाद विधानसभा सत्र के लिए बड़ी तैयारियां की गई है। विधानसभा को फूलों से सजाया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी और कल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई आज से शुरू होनी है। 5 दिनों तक सत्र चलेगा, जिसमें नई सरकार के गठन के बाद विधानसभा सत्र के लिए बड़ी और वृहद तैयारियां की गई है। विधानसभा को खूबसूरत ढंग से फूलों से सजाया संवारा गया है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नवनिर्वाचित विधायकों को आज ही शपथ दिलाई जाएगी। नई सरकार के गठन के बाद 18वीं विधानसभा सत्र की आज शुरुआत होने जा रही है। आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी जो 5 दिनों तक चलेगा और उसके मद्देनजर विधानसभा में जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। विधानसभा को फूलों से सजाया गया है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बार विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। 18वीं विधानसभा 5 दिनों तक चलेगी, जिसमें नवगठित विधानसभा के इस सत्र में कुल 5 बैठकें प्रस्तावित है। पहले दिन सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और तीसरे दिन विधानमंडल की संयुक्त बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ दूसरे विधायी कार्य भी शुरू होंगे। इस बार विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष मजबूत नजर नहीं आ रहा। सत्ता पक्ष ही संख्या बल के हिसाब से बेहद मजबूत है और विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है। ऐसे में विधायी कार्यों के निपटारे में किसी तरह के अड़ंगा की आशंका फिलहाल नजर नहीं आ रही। डिजिटलीकरण और नीतिगत घोषणाओं के कारण ऐतिहासिक महत्व का होगा। नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नौकरियों और उद्योग के जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसका उल्लेख भी राज्यपाल के अभिभाषण में होना संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 25 नई चीनी मिल और ग्रीन टाउनशिप जैसे बड़े निर्णयों पर चर्चा हो सकती है। यानी आज से नवनिर्वाचित विधायक कहलाएंगे और उसके मद्देनजर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार कांग्रेस की अहम बैठक होगी। आज ही कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। सदाकत आश्रम में इस बैठक को रखा गया है। सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। राजेश राम इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि चुनाव में हार के बाद लगातार पार्टियों की तरफ से समीक्षा की जा रही है, विपक्षी दलों की तरफ से समीक्षा की जा रही है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। सदाकत आश्रम में इस बैठक को रखा गया है। सभी जिला अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। और विधानसभा के साथ साथ आज संसद का भी शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव तय माना जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने सभी दलों से सहयोग की उम्मीद जताई है। हालांकि विपक्ष एसआईआर और बीएलओ की आत्महत्याओं के साथ दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और दिल्ली में बम ब्लास्ट को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। सुबह 10 बजे विपक्ष की रणनीति बैठक होने वाली है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की फ्लोर स्ट्रैटेजी मीटिंग की अगुवाई करने वाले हैं। सत्र के पहले दिन दिवंगत पूर्व सांसद और अभिनेता धर्मेंद्र को सदन में श्रद्धांजलि भी दी जाएगी और इसके साथ ही शीतकालीन सत्र में कई अहम विधेयक पेश किए जाएंगे। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। वहीं पीएम मोदी संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया को संबोधित भी करेंगे, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र समेत 10 महत्वपूर्ण विधेयक रखने जा रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों में परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक, कॉरपोरेट कानून संशोधन विधेयक, प्रतिभूति बाजार संहिता 2025, मध्यस्थता कानून में बदलाव जैसे विधेयक शामिल होंगे। शीतकालीन सत्र का शुरू होने से पहले ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग बहुत अच्छा से और बहुत ही सार्थक रही है।
मैं सारा पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देता हूं। सब ने पार्टिसिपेट किया और अपना अपना पार्टी का पक्ष को रखा है। हमारे सरकार की ओर से आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, आदरणीय नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा जी, मैं, मेरे दोनों राज्य मंत्री साथी, हम लोग पूरा नोट किए हैं और जितने सुझाव आज पॉलिटिकल पार्टीज के फ्लोर लीडर्स का आए हैं, हम उसको विचार करके संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में दोनों सदनों के विधायी कार्यों और कई विषयों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सभी दलों के नेता मौजूद रहे। सरकार जहां इस सत्र में कई विधेयक लेकर आ रही है, तो दूसरी ओर सेशन के छोटा होने से लेकर SIR के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में है। कुछ भी नहीं रहा, लोगों ने अपने में बात की, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं आया। आपने क्या रखा सर मुद्दा? हमने तो SIR पर रखा। तो सरकार का रुख नहीं है कि इस पे चर्चा करें? सरकार करी नहीं, उसी के सहारे तो बेईमानी करना चाहती है। तो यूपी चुनाव है सर, उससे पहले बंगाल है, तो उसी के जरिए जैसा बिहार में हुआ वही सब यहाँ भी देखने को मिलेगा क्या? उससे ज्यादा कर रहे हैं। तो अधिकारियों से कहा जा रहा है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, उनके वोट नहीं करना। आत्महत्या लोग कर रहे हैं। सत्र में 15 बैठकें होंगी और 19 दिसंबर को समाप्त होगा। हालांकि सरकार पूरी तैयारी के साथ सत्र में हिस्सा ले रही है, वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग में है। खासकर SIR का मुद्दा शीतकालीन सत्र में गर्म रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बढ़ते आगे, अगली खबर छपरा से है, जहां पुलिस ने सुबह सुबह कुख्यात अपराधी शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर किया है। शिकारी राय पर हत्या और लूट के कई संगीन मामले दर्ज हैं। शिकारी राय का असली नाम नंद किशोर राय है, जो गरखा के अख्तियारपुर का रहने वाला है। हाफ एनकाउंटर के दौरान पुलिस को 2 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद किए हैं। SSP के अनुसार कल पुलिस लाइन के सामने भीषम राय की हत्या हुई थी, जिसकी CCTV फुटेज में शिकारी राय कैद हुआ था। SIT शिकारी राय को गिरफ्तार करने और हथियार की तलाश में बिशनपुर पहुंची हुई थी, जहां उसने हथियार बरामदगी के क्रम में अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हाफ एनकाउंटर किया। हालांकि इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार को गोली लगने के कारण वो जख्मी भी हो गए थे, जिनका इलाज जारी है। पुलिस के अनुसार शिकारी राय अभी तक 6 से ज्यादा मामले उसके ऊपर दर्ज हैं, जिसमें कल पुलिस लाइन के सामने हुई हत्या का मामला भी शामिल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनकाउंटर के बाद की दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए कैसे शिकारी राय जख्मी अवस्था में अस्पताल में इलाजरत नजर आ रहा होगा। हत्या लूट के कई संगीन मामले उस पर दर्ज हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन लगड़ा छपरा में लगातार जारी है। एक बार फिर सारण पुलिस ने एक अपराधी का शिकार किया है और उस अपराधी का नाम भी शिकारी है। शिकारी जो कि अपराध की दुनिया का एक बेताज बादशाह कहा जा सकता है। लंबी चौड़ी आपराधिक फहरिस्त है। SSP सारण यहाँ मौजूद है। आधा दर्जन से ज़्यादा कांडों के बारे में जानकारी मिली है और ये लोग जो है पैसे लेकर के अपराध किया करते थे, ऐसी बात सामने आई है और इनके ऊपर जो है कार्रवाई की गई है। कल की जो मर्डर की घटना हुई उसमें हमने भी यही देखा है कि इसका CCTV फुटेज और वीडियो लोकेशन जो लेकर के हम लोगों ने कार्रवाई करी, जिसमें जो है रात में जो है जब हथियार बरामदगी हो रही थी उसी वक्त जो है इसने फायर करना शुरू किया था। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, जो कि गोली पैर में लगी है उसको, और उसको हम लोग यहाँ लाए हैं इलाज के लिए और आगे कार्रवाई की। मैसेज क्या है सर, इस तरह से अपराधियों को लगातार? मैसेज स्पष्ट है। सारण पुलिस, बिहार पुलिस, हम लोग किसी भी तरीके से अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और जो शांतिप्रिय लोग हैं उनसे हम लोग शांतिपूर्वक वार्ता भी करेंगे। मकसद एक ही है, यहाँ कानून का राज स्थापित करना है, जो हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। बिल्कुल मैसेज स्पष्ट है कि किसी भी तरह के अपराध अगर करेंगे तो पुलिस उनका जवाब देगी, माकूल जवाब दिया जाएगा। और उसका उदाहरण ये देखने को मिला है कि जो शिकारी राय, जो कि एक कुख्यात अपराधी है, गरखा के अख्तियारपुर का रहने वाला, कल हुए हत्या में जिस तरह से उन्होंने बेखौफ तरीके से पुलिस लाइन के पास अंजाम दिया था, तो उसका पुलिस ने जवाब दिया है और आज उसे गोली मार दी गई, जिसके बाद वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और एक बार फिर से आपको ऑपरेशन लंगड़ा जो जारी है उसकी 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। शिकारी राय का हाफ एनकाउंटर हुआ है, अस्पताल में इलाज में के लिए वो भर्ती किया गया है और अस्पताल SSP पहुंचे हुए 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी TV स्क्रीन पर है। कल पुलिस लाइन के पास हत्या हुई थी, जिसका ये आरोपी बताया जा रहा था। पुलिस और कुख्यात आरोपी के बीच, अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें हाफ एनकाउंटर किया गया।
तो देखिए, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जिससे अपराधी बच ना पाए, ऐसी कोशिश लगातार जारी है। अगली खबर बक्सर से आपको बताएं, जहां गेम ऐप के जरिए साइबर फ्रॉड करने वाले 18 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एसपी के अनुसार गिरफ्तार सभी ठग ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में ठगी का काम कर रहे थे। ये गिरोह एक दिन में 4 से 5 लाख रुपए की ठगी करता था। पुलिस को मौके से भारी संख्या में मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक और लैपटॉप बरामद हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, 18 ठगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कई राज्यों में ठगी का कार्य कर रहे थे। गेम ऐप के जरिए आप जरा सोचिए कि गेम ऐप के जरिए कैसे ठगी की जा रही थी। अनजान नंबर से कॉल या लिंक आपके फोन पर आता है तो आप उसे बिल्कुल भी क्लिक ना करें। हम बार बार आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, सिम बंद, ओटीपी, पिन, पासवर्ड, एटीएम डिटेल किसी से भी आप शेयर ना करें। इसका आपको खास ख्याल रखना है। संदिग्ध ऐप, स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें। घटनास्थल पर जो है हम लोगों ने जैसे ही वहाँ पर जांच करना शुरू किया एवं जो वहाँ पे जितने लोग थे उनसे पूछताछ करना शुरू किया तो उन्होंने जो है एक काफ़ी बड़े गिरोह का जो है अपना पूरा जो बेसिकली पूरा एक विवरणी दी, जिसमें कि इन लोगों ने जैसे बताया कि ये गेमिंग जो है ये का एक ऐप इन्होंने जो थे वो इन्होंने क्रिएट किए थे, जो कि अनऑथराइज्ड ऐप थे और ये जो हैं ये सर्कुलेट होते थे टेलीग्राम जैसे चैनल्स के माध्यम से। और जो भी जो है बेसिकली जो जिन व्यक्ति को जो नासमझी के कारण में इन ऐप पे रजिस्टर कर दिया करते थे, उनको ये लोग उस सट्टे वाले कारोबार में जो है वो जोड़ लिया करते थे। बक्सर में साइबर ठगों के द्वारा पैसा दुगना करने का खेल खेला जा रहा था। बक्सर एसपी शुभम आर्य को जब इस बात की सूचना मिली तो स्पेशल टीम का गठन किया गया है और इस पूरे गिरोह के 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके पास से भारी मात्रा में 64 मोबाइल मिले हैं, सैकड़ों एटीएम कार्ड मिले हैं और पासबुक भी मिले हैं। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर बक्सर एसपी ने एक स्पेशल टीम बनाया है और पूरे मामले की जाँच चल रही है। फिलहाल 18 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है और पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। बक्सर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल अभी जांच चल रही है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इसी खबर के मद्देनजर न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि साइबर ठगों के जाल से आप बचें और इससे बचने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है, ना ही किसी के साथ अपनी ओटीपी को शेयर कीजिए। और अगर आप साइबर ठगी के शिकार हो गए हैं तो घबराएं नहीं और तुरंत नजदीकी साइबर थाने में जाकर शिकायत जरूर दर्ज कराएं। बढ़ते आगे, सासाराम से एक बड़ी खबर आ रही है। शादी समारोह में फायरिंग हुई है, गोली लगने से 50 साल के शख्स की मौत की खबर है। मृतक नंदन कुमार सिंह बक्सर के निवासी थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धौड़ाढ़ के कंचनपुर से आई थी बारात। शिवसागर थाना के धनुआ की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मृतक नंदन सिंह बक्सर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 50 साल के बुजुर्ग की गोली लगने से जान जा चुकी है। आपको बता दें कि शिवसागर थाना के धनुआ की ये घटना बताई जा रही है। तो सासाराम से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शादी समारोह में फायरिंग हुई, गोली लगने से 50 साल के शख्स की मौत हो गई। मृतक नंदन कुमार सिंह बक्सर के निवासी बताए जा रहे हैं। धौड़ाढ़ के कंचनपुर से ये बारात आई थी। कई दफा आपने देखा होगा शादी समारोह में या खुशी के माहौल में लोग हवाई फायरिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। और इसी बीच ऐसी ही एक घटना सासाराम में हुई है, जहां फायरिंग के दौरान शादी समारोह में एक बुजुर्ग व्यक्ति की जान चली गई है। और बाढ़ से एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 2 पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, पटना रेफर किया गया। पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई है। बख्तियारपुर थाना के माधवपुर का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पक्ष के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, एक व्यक्ति जख्मी, पटना रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। बख्तियारपुर थाना के माधवपुर का ये मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुरानी रंजिश में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। बख्तियारपुर के माधवपुर का ये मामला है
और इसी दौरान ये घटना हुई है। दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और इसी की वजह से एक व्यक्ति की जख्मी होने की खबर सामने आ रही है। तो बाढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुरानी रंजिश में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार के मौसम के मिजाज की। बिहार में भी तूफान दितवाह का असर देखने को मिलेगा। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। गोपालगंज सहित 7 जिलों में कोहरे, बारिश या तेज हवा का खतरा नहीं। अगले 48 घंटे तक बादल छाए रहेंगे। पछुआ हवा के कारण ठंड बढ़ सकती है। ठंड बढ़ी भी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बिहार में तूफान दितवाह का असर देखने को मिलेगा। कई इलाकों में घना कोहरा रहेगा। बादल छाए रहने के आसार हैं। और आपको बता दें कि गोपालगंज सहित 7 जिलों में कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। अगले 48 घंटे तक बादल यूं ही छाए रहेंगे, जिससे आप समझ सकते हैं आवागमन में भी परेशानी होगी। ट्रेनों के परिचालन पर प्रभाव पड़ेगा, यातायात व्यवस्था में प्रभाव पड़ेगा। और लोगों से डॉक्टर भी बार बार ये अपील कर रहे हैं कि इस बदलते मौसम में बढ़ती ठंड में अपना और अपने परिवार के लोगों का खास ख्याल रखें। अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां लगातार चल रही पछुआ हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। जिले में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 3 दिसंबर तक पछुआ हवा चलने की संभावना है, जिस कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी। लगातार बढ़ती ठंड के कारण सड़कों पर सुबह के वक्त आवागमन में कमी आ गई है। लोग घर से कम निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं और सर्दी अब लोगों को थोड़ी थोड़ी सताने लगी है। लगातार चल रहे पछुआ हवा के कारण सर्दी बढ़ी है और इसका असर सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है और इस वक्त में लोगों की भीड़ सड़कों पर बढ़ जाती थी, लेकिन सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है सड़कों पर लोगों की आवाजाही कमती जा रही है सुबह के वक्त में। और मौसम विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो लगातार तापमान में गिरावट की बात मौसम विभाग के द्वारा कही गई है और अभी न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की बात मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। और लगातार 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पछुआ हवा चलेंगे, जिससे मौसम लगातार ठंड होंगे और सर्दी लोगों को अब और सताने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। भागलपुर शहर और उसके आसपास के जिलों में भी ठंड बढ़ने लग गई है। मौसम विभाग के अनुसार तापमान में अभी और भी ज्यादा गिरावट दर्ज होने की संभावना है। सुबह शाम लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि दिन में धूप की वजह से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन पछुआ हवा लोगों की परेशानी का सबब बन गया है। भागलपुर और आसपास के जिलों में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है, जिससे कि ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आने वाले समय में ठंड बढ़ने की संभावना जताई है। आज सुबह सुबह लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है, तो वहीं कोहरे का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से लगातार मौसम बदल रहा है और ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे लोगों की जो दिनचर्या है वो साफ तौर पर प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी आज यानी कि 1 दिसंबर से मौसम में तेजी से बदलाव और तापमान में गिरावट होने की संभावना जताई है। बता दें कि सुबह और शाम तापमान में गिरावट होने के कारण लोगों को ज्यादा ठंड महसूस होती है, जबकि दिन में धूप के कारण लोगों को ठंड से राहत जरूर मिल जाती है। लेकिन पछुआ हवा के कारण लोगों की परेशानी साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए